हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और क्लास फर्स्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये क्लास कंटिन्यू चली आ रही है। आप सभी को पता है, हमारे जितने भी कंटिन्यू व्यूअर्स हैं उन सभी को पता है कि पॉलिटी की क्लास यहाँ पे रेगुलर हो रही है और रेगुलर होती रहेगी, ऐसा आप लोगों से प्रॉमिस किया गया है। हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जस्ट वेट, मैं आपको कुछ बता दूं जो कुछ हो चुका है यहाँ पे। चैप्टर जो है पॉलिटी की, अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, तो पॉलिटी का जो है 2 बुक है, आप सभी को पता होना चाहिए। पहला बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति और जो दूसरी बुक है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो पहला बुक का हम लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। ये आज से स्टार्ट होगी और सारा चैप्टर जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। पहले थ्योरी की क्लास हो रही है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन की क्लास हो रही है, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उसकी, और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन की क्लास हो रही है, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है उन सभी की। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में करवाया जा रहा है और 2024 के सिलेबस को ध्यान में रख करके करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस पैटर्न पे चल रहा है। 2024 का जो भी पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसी तरीके से आने वाला है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक, ये जो है पार्ट 1 होने वाला है, यानी कि आज हम लोग इसको स्टार्ट ही कर रहे हैं, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। हालांकि मैं एक बात यहाँ पे ऐड कर दूं कि एनसीईआरटी के सिलेबस से इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, बट बिहार बोर्ड के चैप्टर से रिमूव नहीं किया गया है, या जिन स्टेट बोर्ड के चैप्टर से रिमूव नहीं किया गया है उन सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए ये क्लास, ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग तो देखिए ही, साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी रेकमेंड कीजिए कि यहाँ पे क्लास सिस्टमैटिक तरीके से चली आ रही है। किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फ्री में इस तरह से क्लास नहीं करवाई गई है। आप लोग जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो खुद तो करिए क्लास और दूसरे बच्चों को भी रेकमेंड कीजिए। मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ चीजों को, और मैं कहता हूँ कि जितने भी आपके डाउट होते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में। तो ये जो है पॉलिटिकल की क्लास सभी को पता होनी चाहिए, जितने हमारे व्यूवर्स हैं या जो भी नए बच्चे हैं। पॉलिटिकल साइंस की क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, यानी कि सोमवार से शुक्रवार होती है। और इसका जो टाइम है, जो उसका टाइम है 8 पीएम, यानी कि शाम में 8 बजे ये क्लास चलती है। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके समय से, और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कमेंट पर्सनली पढ़ता हूं और कमेंट का मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया है सिलेबस के ऊपर कि जो 2024 का सिलेबस है ये कैसा रहने वाला है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप जाकर के जरूर देखिएगा। इस तरह से सिलेबस का डिस्कशन आपको शायद ही कहीं पे मिलेगा। तो सिलेबस जरूर देखिएगा और कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक चीज आप लोगों के लिए और, कि ये जो टर्म है आपको दिख रहा होगा, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में इनको राजनीति, राज व्यवस्था और राजनीति विज्ञान कहते हैं। इन तीनों शब्दों में बेसिकली अंतर क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तीनों शब्द एक ही हैं, लेकिन इन तीनों में अंतर है, और इसी को मैंने काफी अच्छे से सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने। तो आप जाकर के जरूर देखिएगा, इसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए, अब जो हो गया, जो हमें मुझे कहना था, आप लोग तक जो भी संदेश पहुंचाना था ये हो चुका है। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है ये हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है कि अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, जो अमेरिका का प्रभुत्व है उसका नेचर कैसा है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है और उस विस्तार की सीमाएं कहाँ कहाँ तक है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खाड़ी युद्ध क्या है? बेसिकली ये जो खाड़ी टर्म है इसका मतलब क्या होता है, खाड़ी शब्द का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, कितने प्रकार की खाड़ियां होती है ये भी बताऊंगा, और सबको इंडिया से रिलेट करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि दुनिया के किसी और देश से रिलेट करेंगे। अमेरिका की अगुवाई में इराक पर आक्रमण क्यों किया गया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद अमेरिकी वर्चस्व की, जो दुनिया एक ध्रुवीय हो चली है सोवियत संघ के विघटन के बाद,
तो अमेरिका वर्चस्व में है, अमेरिका डोमिनेंट में है, तो इसकी राजनीतिक पहलू को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और सांस्कृतिक पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास क्या-क्या नीतिगत विकल्प हैं, इस सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इस सब के ऑप्शंस यानी जो विकल्प है, इसको ढूँढने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका का जो डोमिनेंट है, इसके वर्चस्व से उभरा जा सकता है? यदि ऐसा है, तो भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ऐसा नहीं है, तो भी इसके बारे में डिस्कस करना है हमें। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसको शुरू करने से पहले 2-3 कहानियाँ आपके एनसीईआरटी के बुक में दी गई हैं। वो कहानियाँ दर्शाती हैं कि किस तरह से अमेरिका का डोमिनेंट, अमेरिका का वर्चस्व दुनिया के अन्य देशों में है और अमेरिका क्या-क्या कर रहा है राजनीतिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे। उन कहानियों से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला कहानी है जो बताता हमें एक बगदाद, इराक की राजधानी है बगदाद, वहाँ की एक लड़की है या लड़का कह लीजिए, मुझे इसके बारे में पता नहीं है और एनसीईआरटी ने भी ये कन्फर्म नहीं किया है। तो आयशा की कहानी है बगदाद की। आयशा जो है बगदाद में एक स्टूडेंट है और वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अव्वल है, काफ़ी तेज है। भविष्य में वह बड़ा होकर के एक डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन क्या होता है 2003 में एक घटना होती है। उसके देश में एक मिसाइल स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है, हवाई हमला होता है। इस हवाई हमले में उसकी एक टाँग कट जाती है। उसने अपनी एक टाँग गँवा दी। यहाँ पे दवाई लिखा हुआ है यानी कि गँवाई, ठीक? उसकी एक टाँग चली जाती है। रीज़न था जब मिसाइल अटैक हो रहा था 2003 में बगदाद में, तो वह अपने कुछ दोस्तों के साथ छिपी हुई थी किसी ठिकाने पर, लेकिन उसी के आस-पास मिसाइल अटैक होता है, जिस वजह से उसको अपनी टाँग गँवानी पड़ती है। हालाँकि आयशा का हौसला अभी भी नहीं टूटा है। आयशा अभी भी एक डॉक्टर बनना चाहती है। आयशा चाहती है कि वो पढ़ लिख कर के बड़े होकर के डॉक्टर बने और अपने देश के लोगों की सेवा करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आयशा का एक बहुत ही बड़ा लेकिन है कि उसके देश से जो विदेशी सेना है, यह चली जाए। पहले वो देश में विदेशी सेना है, वह चली जाए। इसके बाद आयशा फिर डॉक्टर बनेगी और अपने देश के लोगों की, अपने देश के नागरिकों की सेवा करेगी। अब यहाँ पे जो विदेशी सेना का ज़िक्र आया है, यह यूएसए की सेना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की सेना है। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहूँगा, जो यूएसए है, वह एक देश को रिप्रेजेंट करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो अमेरिका शब्द है, ये पूरा कॉन्टिनेंट, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सुविधा के लिए मैं यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका बार-बार नहीं बोलूँगा, सिर्फ अमेरिका ही बोलूँगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि देश का ही ज़िक्र हो रहा है, किसी और चीज़ का नहीं ज़िक्र हो रहा है। यानी कि अमेरिका का जो वर्चस्व है, विदेशी स्तर पे या राजनयिक स्तर पे, इस चीज़ को यहाँ पे दर्शा रहा है। पहली कहानी ये हो गई। दूसरी कहानी है जाबू की, जो दक्षिण अफ्रीकी शहर डरबन में रहता है। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार है। उसको चित्रकारी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो कलाकार है इसलिए उसको चित्रकारी में इंटरेस्ट है और वह वहाँ की पारंपरिक जनजातीय की कला है, यह बनाना जानता है और यह बनाता है। उसकी एक योजना है कि वह आर्ट स्कूल में पढ़े जहाँ पे कलाकारी, चित्रकारी सिखाई जाती हो और बड़ा होकर के वह अपना एक स्टूडियो खोले। लेकिन जाबू के माता-पिता चाहते हैं कि जाबू एमबीए कर ले। अब यहाँ पे एमबीए एक टर्म आया है। रीज़न क्या देते हैं उनके माता-पिता कि उनका खुद का एक पारिवारिक बिज़नेस है, जिसको वो आगे सँभालता है। हालाँकि वो बिज़नेस अभी मंदा पड़ा है, लेकिन उसके परिवार वाले या उसके माता-पिता, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एमबीए करे। यह जो शब्द है एमबीए, जिसको मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक? मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कहा जाता है, पहले एमबीए का कांसेप्ट नहीं था। लेकिन ये कांसेप्ट अमेरिका के द्वारा दिया गया है कि अमेरिका का कहना था कि अगर आप अपने बिज़नेस में तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि उस बिज़नेस को किस तरीके से रन किया जाएगा, और इसी को लेकर के अमेरिका ने एक कोर्स डिज़ाइन कर दिया पूरा का पूरा, जिसको एमबीए के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कहीं न कहीं अमेरिका का भी यहाँ पे झलक देखने को हमें मिलता है। कुछ प्रतीकात्मक चित्र हैं, जो जो देख करके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट कहानी है आंद्रेई की। आंद्रेई ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, पर्थ, वहाँ का रहने वाला है।
आंद्रेई जो है ऑस्ट्रेलिया में या उसके माता पिता ये सभी लोग आप्रवासी हैं, यानी कि वैसे लोग जो अपने देश को छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया में बस गए। यहाँ पे आंद्रेई और उसके माता पिता का जिक्र आया तो इन्हीं का हम एग्जाम्पल लेते हैं। आंद्रेई और उसके माता पिता किसी और देश के रहने वाले थे, लेकिन वो अमेरिका में आकर के बस गए और इसलिए उनको आप्रवासी कहा गया है। जब चर्च जाने की बारी आई तो आंद्रे ने नीली जींस को पहना। उनकी मां भड़क जाती हैं ये देख करके और कहती हैं कि कम से कम चर्च जाते वक्त तो सभ्य और शालीन लगो, कम से कम चर्च जाते वक्त तो अच्छे कपड़े पहनो, एक शालीन कपड़े पहनो जिससे तुम सभ्य दिखो। लेकिन आंद्रे कहता है कि माँ यह बिल्कुल कूल है, यह जो जींस है बिल्कुल कूल है और उसको पहनने से इसे आजादी का बोध होता है, आजादी का एहसास होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अमेरिकी कल्चर का हिस्सा है। जो जींस है ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये अमेरिकी कल्चर का हिस्सा है। तो इससे उसको फ्रीडम, आजादी या एक तरह से कह सकते हैं कि जो जो आजादी के सेंस में यहाँ पे बात की जा रही है, वह विचारधारा की बात की जा रही है, वो अपनी विचारधारा की बात करता है। तो अमेरिका लगभग हर जगह पे फैला हुआ है, हर जगह पे है। ठीक। तो यहाँ तक 3 कहानी दी गई थी और इस तीनों के बारे में आज आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में अमेरिकी की जो संस्कृति है हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में कहाँ-कहाँ तक है और उसका कितना इफेक्ट है। इस सब के बारे में हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। छोटी सी कहानी 3 दी हुई है, इसके बारे में समझ लेते हैं ताकि आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे, कंटिन्यू करते हैं कि विश्व व्यवस्था में जो एक नई शुरुआत हुई थी इसके बारे में बात करते हैं। 1991 में क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और इसके साथ ही एक महाशक्ति का विघटन हुआ तो केवल एक महाशक्ति बचती है, अमेरिका बचता है और इसके वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हो जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका 1991 से ही शक्तिशाली नहीं हो जाता। उसके बाद कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी हमें इस पे डिस्कस करना चाहिए कि इसकी शुरुआत, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध से किस बाद 1945 से ही धीरे-धीरे होने लगी थी। ठीक। और 1991 में जब अमेरिका अकेली एकमात्र महाशक्ति बना, तो वह उस समय से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना शुरू नहीं कर दिया, बल्कि बहुत बाद में जाकर के दुनिया को यह पता लगा कि हम वर्चस्वकारी दौर में जी रहे हैं या अमेरिकी वर्चस्व में जी रहे हैं। तो ये 2 बातें थी। उसी के उलट अगर सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ जब 2 ध्रुवीयता की शुरुआत हुई थी 1945 के बाद, उसी समय से सोवियत संघ वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया था। उसने खास करके बात करें जो पूर्वी यूरोप के 9 देश थे, जो पूर्वी यूरोप के 9 देश थे, ठीक, उनको अपने नियंत्रण में लेने के लिए वहां पे काफी ज्यादा संसाधन और पैसों का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था धीरे-धीरे खराब हो गई। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग पढ़ेंगे अब इसके बाद प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध पढ़ने से पहले मैं आप सभी को खाड़ी शब्द का मतलब समझाना चाहता हूं कि खाड़ी शब्द का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। खाड़ी शब्द का बहुत ही सिंपल मतलब है कि आंशिक रूप से पानी से घिरा हुआ एक पिंड। यहां पर अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो आंशिक रूप से पानी से घिरा हुआ एक पिंड। पिंड का अर्थ यहाँ पे जमीन से बात की जा रही है, इसको खाड़ी कहते हैं। वहीं अगर दूसरे डेफिनेशन की, दूसरे परिभाषा की बात करें तो ऐसा जलाशय जो किसी ओर से सागर या महासागर से जुड़ा हो और जिसके आसपास जिसके आसपास काफी हद तक धरती का घेरा हो, काफी हद तक धरती का
घेरा हो, इसको खाड़ी कहेंगे। पहला डेफिनेशन क्या है कि आंशिक रूप से पानी से घिरा हुआ एक पिंड, पिंड का अर्थ है यहां धरती से, धरती के टुकड़े से। और दूसरा डेफिनेशन है कि ऐसा जलाशय जो किसी ओर से, सागर या महासागर से घिरा हो, किसी भी ओर से, और जिसके आसपास काफी हद तक धरती का घेरा होता है, इसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। अगर आपको मैं ड्राइंग के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, ठीक, थोड़ा सा, तो मान लीजिए, ठीक, ये जितना दिख रहा आपको, ठीक है, ये सागर या महासागर है, ठीक, ये सागर या महासागर है, रेड वाला जितना दिख रहा होगा। वहीं अगर मैं बात करूं ग्रीन वाले टर्म की, तो यहां समझ लीजिए ये धरती है, ठीक है, ये धरती है, या पृथ्वी भी कह सकते हैं, पृथ्वी भी कह सकते हैं। तो यह क्या है? आंशिक रूप से पानी से घिरा हुआ एक पिंड है, ठीक है, आंशिक रूप से ही घिरा हुआ है ना, आंशिक रूप से घिरा हुआ, ठीक है। अगर बात करें थोड़ा सा और बड़ा रहता है तो तीन तरफ से घिरा हुआ रहता है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम? खाड़ी कह सकते हैं, ठीक। या जलाशय, ऐसा जलाशय जो किसी ओर से सागर या महासागर से घिरा हो, मान लीजिए ये जलाशय है, ठीक है, यह सागर या महासागर से घिरा हुआ है और जिसके आसपास काफी हद तक धरती का घेरा होता है, इसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर यहीं पे आपको मैं पिक दिखा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो आपको पता होगा जो बंगाल की खाड़ी होती है, ठीक, और बंगाल की खाड़ी इंडिया में है, और गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी, ये दो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। अब जो खाड़ी भी होती है इंग्लिश में, यह दो प्रकार की होती है। जो खाड़ी है यह दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है पतली खाड़ी, पतली होती है, और दूसरा चौड़ी होती है। जो पतली खाड़ी होती है उसको गल्फ बोला जाता है, गल्फ, GULF, गल्फ। और जो चौड़ी खाड़ी होती है इसको बे बोला जाता है, BAY। इंग्लिश में ये दो टर्म है, हिंदी में सिर्फ खाड़ी शब्द का यूज किया गया है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि खाड़ी क्या होती है, पतली खाड़ी किसको बोलते हैं, और चौड़ी खाड़ी किसको बोलते हैं। बंगाल को गल्फ ऑफ बंगाल नहीं बल्कि बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल बोला जाता है। वहीं कच्छ की खाड़ी की बात करें या फिर खंबात की खाड़ी की बात करें तो इनको गल्फ यहाँ पे बोला जाता है, जो लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जो पतली खाड़ी होती है उसको गल्फ, और जो चौड़ी खाड़ी होती है उसको बे बोला जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रथम खाड़ी युद्ध पे। प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था, यह कब हुआ था और क्यों हुआ था? हुआ क्या था कि अगस्त 1990 की बात है, ठीक है, अगस्त 1990 की बात है। इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। कुवैत पर हमला क्यों किया गया था कि कुवैत उस समय तक, आज भी बहुत छोटा देश है और बहुत ही कमजोर था। इराक के जो उस समय के तानाशाह कह लीजिए, राष्ट्रपति कह लीजिए, सद्दाम हुसैन, उन्होंने कुवैत पर इराकी सेना को कब्जा करने के लिए आदेश दे दिया। इसके पीछे का रीजन था इराक में कच्चा तेल, और माफ कीजिएगा, कुवैत में कच्चा तेल। मेन पर्पस यही था कि कुवैत के कच्चा तेल पे कब्जा करना है, और कुवैत से कुछ जो राशि उधार ली थी इराक ने, इसको भी चुकाने में वो नाकाम रह गया था, इसलिए उसने हमला कर दिया इराक पर, और इसलिए उसने, इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और उसको कब्जा कर लिया। उसके बाद यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में काफी समझाने बुझाने के बाद भी जब इराक नहीं माना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें कुवैत पर बल प्रयोग की अनुमति दे दी जाती है, ठीक। और इसको उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा देते हैं। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि 1945 से लेकर के 1991 तक, लगभग मैं बात करूं 45 वर्षों में,
यूएन ने कभी भी शीत युद्ध के दौरान हस्तक्षेप नहीं किया। दोनों में से किन्हीं महाशक्तियों के बीच हस्तक्षेप नहीं किया। अगर मैं कांगो संकट को छोड़ दूं तो बहुत जैसे क्यूबा मिसाइल संकट भी हुआ और भी बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई जहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वो बल प्रयोग की अनुमति दे दी और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। उसमें 34 देशों ने भाग लिया था सैन्य कार्रवाई में और 6.6 लाख सेना की एक फौज बनाई गई थी। इन फौजों ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया कुवैत को आजाद करवाने के लिए। इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको जो कूट नाम दिया था, जो सैन्य अभियान का नाम दिया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यह ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जब भी सेशन होगा तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस समय इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। उनका मानना था कि यह जो यूएन के द्वारा इराक पर बल प्रयोग की अनुमति दी गई है, बल प्रयोग कहने का अर्थ है सैन्य कार्रवाई, जो सैन्य कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है, यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा। यानी कि उनके नजर में ऐसा जंग नहीं लड़ा गया था। लेकिन होता बिल्कुल इसके उलट है। जब 34 देशों की सेना थी उसमें और सिर्फ 0.6 लाख सैनिक थे, जब ये सब मिलकर के इराक पर हमला करते हैं तो इराकी सेना को बहुत जल्द पीछे हटना पड़ता है और फिर इराकी सेना आत्मसमर्पण करती है। इसमें जो है स्मार्ट बमों का यूज हुआ। अब इसका कहने का क्या अर्थ है? स्मार्ट बम यानी कि दूर बैठे ही मिसाइल से लॉन्च कर दिया गया था बम। हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के सहारे नहीं, बल्कि मिसाइल से दूर बैठे ही। कहते हैं ना 100 किलोमीटर रेंज है, 200 किलोमीटर रेंज है मिसाइल की। उसमें स्मार्ट बमों का काफी ज्यादा यूज हुआ था, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया था। और अगर सही मायनों में कहा जाए तो यह एक तरह का अमेरिकी सैन्य अभियान था। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तर्क क्या दिया जाता है कि जो इस सेना को, इस फौज को जो लीड कर रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो एक अमेरिकी जनरल थे। और जो 6.6 लाख जो सैनिक थे, इसका 75% सेना जो था यह अमेरिका का था। इसलिए इसको एक अमेरिकी अगुवाई वाला अमेरिकी अभियान भी कहा जाता है, जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा। अमेरिका अपना मोनोपोली दिखाने के लिए, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इसको लाइव कर दिया था 1990 में। यानी कि दुनिया अपने टीवी पे इस युद्ध को लाइव देख सकती थी। एक तरह से एक वीडियो गेम की तरह था। जो ये वॉर था, एक वीडियो गेम की तरह था। दुनिया लाइव देख रही थी और यह बात अमेरिका दुनिया को साबित करना चाहता था कि वह वर्चस्वकारी है, वह डोमिनेट करता है। उसके जैसा मिलिट्री पावर, उसके जैसा सैन्य हथियार, उसके जैसी टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। ये अमेरिका साबित करना चाहता है था। तो यह प्रथम खाड़ी युद्ध था। इतना आपको समझ में आ गया। और क्यों हुआ था यह भी समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मतलब अगर हम ज्योग्राफिकल टर्म में देखें या फिर यूं देखें कि लोकेशन कहाँ पे है, तो यहां मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये कुवैत है। यह जो है छोटा सा पार्ट, यह कुवैत है, ठीक। और ये बड़ा सा पार्ट इराक है। सेम चीज यहीं पे इराक और कुवैत कहाँ गया? कुवैत सिटी, ठीक है। ये पूरा इराक ही है, ये इराक, ये कुवैत है। तो यहाँ पे हमला हो गया और फिर 34 देशों की सेना इस पे हमला करती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि जो भी नया क्लास, रेगुलर जो क्लास हो रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन वहां से भी आपको टाइम पर मिलता रहे। साथ ही साथ मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि शेयर भी जरूर करिएगा। अपने जो भी आपके सहपाठी हैं, जो भी भाई बहन हैं, जो भी कजन है, उन सबको बताइएगा कि यहाँ पे क्लास कंटिन्यू चल रही है, ताकि उनको बेनिफिट मिले। यह कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है, यह बोर्ड का एग्जाम है। तो सबको बता दीजिए, क्योंकि सीट रिजर्व नहीं है किसी के लिए। आप जितना पढ़ेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना अच्छा कर पाएंगे। बहुत ही जल्द यहाँ पे ज्योग्राफी
हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये 3 चीज़ों की क्लास मैं बहुत जल्दी, जितनी जल्दी कोशिश मैं कोशिश में हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेकर के आऊँ। तो बिल्कुल क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।